सॉरी, आई थिंक रिकॉर्डिंग का इशू हो गया था। मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको रिपीट कर दूं ताकि आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए। मैंने आपसे कहा था मुझे रिकॉर्डिंग ना हो तो रिमाइंड दिलवा दिया करें। अच्छा, इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, हमने जो डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है कि बिज़नेस क्या है, कितनी कैटेगरीज़ का होता है, ठीक है। और ये ऑलरेडी आप जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ नहीं जाएंगे, एक ओवरव्यू लेंगे बिज़नेस का, उनकी कैटेगरीज़ क्या कहा, ताकि हमें जो फाइनेंस का प्रोस्पेक्ट है उसको समझने में आसानी हो। देन वी विल मूव ऑन टैक्स, ठीक है, कि जो टैक्स के मुख्तलिफ़ किस्म के रेट लगते हैं ऑन डिफरेंट सैलरी सेक्टर्स। इफ़ यू हैव अ सैलरी फ्रॉम 50,000 तो किस किस रेट का या किस किस्म का टैक्स आप पे अप्लाई होगा, एफबीआर की तरफ से जो रेट प्रोवाइड किए गए हैं, थॉरली हम उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक को म्यूट कर दें सब बच्चे। एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के बारे में कि फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी तरह की होती हैं और उसमें इसका क्या मतलब है। ये जो दो चैप्टर्स हैं आपके, सिर्फ ये दो चैप्टर, एक जो पहले हमने पढ़ा और यही चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों चैप्टर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी मिलेगी। जैसे ही हम मूव करेंगे थर्ड चैप्टर पे तो वहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दो चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपकी थ्योरी जो बिल्डिंग है, जो एक प्रोस्पेक्ट है उसको लेके, वो आपका क्या हो जाए, साथ साथ क्लियर हो जाए। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स को बड़ा कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसको ऑन करो, ये मुझे पकड़ो मोबाइल। चलें, द बिजनेस टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, इसमें तीन, जैसे आपको इसके टॉपिक से क्लियर है, जैसे कि आपको इसके टॉपिक से क्लियर है, इसमें तीन तरह के प्रोस्पेक्ट हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे द टैक्स इन्वायरमेंट, एंड देन वी विल बी डिस्कस द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे द यूएस हैज़ 4 बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट वन इज़ दैट सोल प्रोप्राइटरशिप, द सेकंड वन इज़ दैट पार्टनरशिप, एंड द थर्ड कॉर्पोरेशंस एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, आपको इसके वर्ड से क्लियर है कि सोल का मतलब सिंगल, ठीक है, कि ऐसा बिजनेस जो एक पर्सन या इंडिविजुअल अपने ऑन बिहाफ ऑफ ऑन जो वर्क करता है उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ना। अ बिजनेस फॉर्म for which there is one owner, this single owner has unlimited liability for all debt of the firm. What does it mean? यहाँ पे एक चीज़ को आपने ध्यान से रखना है। आपको जो पूरा के पूरा लेक्चर्स है आज का, नेक्स्ट 2 डेज़ का, वो जो मूव करेगा वो करेगा टू थिंग्स के राउंडिंग में। द फर्स्ट वन इज़ दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द सेकंड इज़ दैट लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लिमिटेड क्या होती है, उसके अपोजिट हम कर लेंगे तो अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि यू हैव टू लाइबल ओनली फॉर द इनकम दैट यू हैव इन्वेस्टेड। अगर आपने किसी कंपनी में 50,000 इन्वेस्ट किए हैं और 50,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो फॉर एग्जांपल आपको जो एट द टाइम एट 1 ईयर या 2 ईयर when you have facing a loss and you have decided you have to close your business, so जब आप क्लोज करने की बारी आती है तो आप देखते हैं कि आपको 60,000 जो है उसका उतने का लॉस हुआ है, जबकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 50,000 की। जो 10,000 है वो आप क्या अपने पास से पे करेंगे या अपनी किसी से लोन लेंगे या अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, क्या सिनेरियो आप इसके पीछे होगा। सो अगर तो आप विद इन लिमिट पे करते हैं, 50,000 तक पे करते हैं, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी,
एक्स्ट्रा आप पे नहीं करते, तो इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू सम एक्सटेंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन एट बियॉन्ड अगर हम लोग जाएँ कि वो पर्सन्स के जिन्होंने जो करते तो हैं एडमिट ऑल, जो ये तो करते हैं कि 50,000 स्पेंड किया, लेकिन जब 70,000 का लॉस हुआ, 60 का हुआ, 70 का हुआ, तो 50,000 तो उन्होंने पे करना ही करना होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 10,000 या 20,000 का लॉस होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके पे करते हैं। जो इस तरह की लाइबिलिटी होती है, इट्स इंक्लूडिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो दो तरह का कंसेप्ट है। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, आपने अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे शॉपकीपर होते हैं, उनको क्या होता है कि जब वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल उनको लॉस होता है, तो वो खुद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये तो नहीं होता कि वो किसी से बेशक बोरो करते हैं, लेकिन वो लाइबिलिटी उसी पर्सन्स की होती है। तो हम ये कह सकते हैं द बिजनेस फॉर्म फॉर विच देयर इज़ वन ओनर, एक ओनर होता है, दिस सिंगल ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है लिमिट नहीं है, अप टू सम एक्सटेंट विच ही हैज़ इन्वेस्टेड। 50,000 इन्वेस्टमेंट है, वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बट इट्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, यू कैन से दैट फॉर ऑल डेट ऑफ द फर्म। जितना भी उसको लॉस होगा या कर्जा उसका होगा या क्रेडिट उसने लिया होगा, उसकी बेस पे हम लोग उसके अलावा जो बात करते हैं, हम करते हैं ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। देखा जाए तो जितने भी फार्म ऑफ बिजनेस हैं, जो 4 कैटेगरीज आपने ऊपर पढ़ी है, उसके बारे में हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिज़नेस की, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। एट 19th सेंचुरी में अगर हम लोग बैक पे जाएं, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग पे लोगों का प्रोस्पेक्ट यही होता था कि सिंगल आप वर्किंग करें, ठीक है। तो क्या होता था, आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टनरशिप के कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, इन सब में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई जाती है। मिशन विजन, ये सब के सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता विद द डेवलपमेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम आता गया। तो आप नहीं कह सकते ये कि ये जो है तो अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इट्स अ लेटेस्ट, इट्स ओल्ड। तो अगर जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, तो हम कहेंगे कि सबसे ओल्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है इन 4 कैटेगरीज में से, वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं आपसे अगेन कह रही हूँ कि इस लेक्चर के बाद ध्यान से सुनिएगा, इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्विज है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट हुआ एंड चैप्टर नंबर 2 जो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुने। किसी को कोई मसला आता है, एंड वाले 10 मिनट्स में जब मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, आप चैप्टर नंबर 1 से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने इस चैप्टर का जब नाम पढ़ा, तो हमने कहा था द बिजनेस, टैक्स और इन्वायरमेंटल के बारे में हमने डिस्कस किया था। 3 चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। तो जब भी आप बिजनेस का प्रोस्पेक्ट देखेंगे, तो साथ इनकम टैक्स की भी बात करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और उसकी इनकम फॉर एग्जांपल 40,000 है, 50,000 है, जो एफबीआर के सेट रूल्स हैं कि अगर आपकी इनकम इतनी होगी तो आपको इतने % टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसको जो उसकी अपनी इनकम उसने अकाउंट की होगी, एट 1 मंथ कह लें, एट द एंड ऑफ मंथ कह लें, एट आफ्टर 1 ईयर कह लें, तो जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे एफबीआर की तरफ से, जो डिसाइडेड परसेंटेज होगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप को पे करना पड़ेगी पर्सनल इनकम पे, ठीक है। ओके, उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो हम लोग कहते हैं इसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, वेरी सिंप्लिसिटी टू स्टार्ट। बहुत लो कॉस्ट में आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्विक सेटअप होता है ये। सिंगल टैक्स फिलिंग ऑन इंडिविजुअल फॉर्म, ये नहीं होता कि एक ही दफ़ा आप एक दफ़ा फिल करें, फिर सेकंड अब फिर आपको करना पड़े, नहीं। जबकि पार्टनरशिप में जब हम साथ साथ कंपैरिजन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, तो मैं आपको कंपैरिजन करवाती जाऊँगी प्रीवियस के साथ भी। लो कॉस्ट सेटअप का मतलब क्या है कि जैसे सिंगल है ना, सिंगल पर्सन कोई भी किसी का इरादा जैसे हुआ कि जैसे मैं आपके सीनियर्स को भी एग्जांपल देती हूँ, 500 से स्टार्ट किया आपने, ठीक है, और आपने सेल किया कुछ कोई भी प्रोडक्ट घर में आम सी बना के, जैसे ही उसमें प्रॉफिट आना शुरू हुआ, आपको फॉर एग्जांपल 500 की कोई प्रोडक्ट बनाई, आपने सेल किया, आपको प्रॉफिट हुआ 1000 का, आपने 1000 भी उसमें इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्टमेंट करके फिर 1500 की इन्वेस्टमेंट की, आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से जब आप वेरी लो, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप सोचते ही रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, बट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद टैक्स की मैंने आपको बता दिया, क्विक सेटअप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, कि अगर इसने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की और इनको हो जाता है लॉस 60,000 का, तो जो 10,000 है ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद लेंगे, ठीक है। हार्ड टू रेज एडिशनल कैपिटल, इनके लिए कैपिटल को रेज करना मुश्किल हो जाता है, या तो ये अपने रिलेटिव से लेंगे या बैंक से लेंगे, लेकिन बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो हमें बैंक पे कुछ सिक्योरिटीज़ रखवानी पड़ती है, कुछ श्योरिटी देनी पड़ती है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल। माइक को ऑफ कर दें, म्यूट करें बच्चे।
ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप डिफ़िकल्टीज़ सेम एज़ इट इज़। इनका जब एक पर्सन्स होता है, जब पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको पता होता है आप हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, ठीक है? ओनली जस्ट बिकॉज़ ह्यूमन नेचर है ना कि जब भी 2 पर्सन्स काम करते हैं तो यही चीज़ उसके हिस्से में ज़्यादा ना चला जाए, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप बहुत ध्यान से उस चीज़ को फ़ोकस के साथ देखते हैं। जब आप पर्सनली काम एक सिंगल कर रहे होते हैं, अकेले कर रहे होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप बात चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आपको ट्रांसफ़र किसी चीज़ को करने लगते हैं तो फिर आपको इतना ही नहीं ये भी नहीं पता चल रहा होता कि आपकी एट द स्पॉट एट प्रेजेंट आपके पास कितना बेसिकली इक्विपमेंट है, कितनी प्रॉपर्टी है, मीन्स टू से जो बिज़नेस आप देना चाह रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, उसकी वेटेज कितनी है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट हमने कैटेगरीज पढ़नी थी वो थी पार्टनरशिप। अब मैं जब पार्टनरशिप को डिस्कस करूंगी, मैं साथ इसके जो मेरिट्स होंगे उसके साथ इंटरलिंक लास्ट वाले को सोल प्रोप्राइटरशिप को भी करूंगी, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर काम करते हैं, ठीक है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस फॉर्म इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल एक्ट एज ऑनर, ठीक है? और जब भी ऑनर का मतलब होता है मालिक। मीन्स टू से कि फॉर एग्जाम्पल 50% एक के शेयर है, 50% एक के शेयर है, 50% इन्वेस्टमेंट ए पर्सन ने किया है, 50% इन्वेस्टमेंट बी पर्सन ने किया है, तो बोथ आर द ओनर, ठीक है? इट डजेंट मीन इट 2 3 भी हो सकते हैं आप, ठीक है? किसी की 50% है, बाकी एक की 30 है, एक की 20 है, ठीक है? डिपेंड ऑन द ऑन द अमाउंट दैट बोथ 3 जो जितने भी इनके पार्टनर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की है, उनकी रेशो कितनी है। बिजनेस इनकम इज अकाउंटेड फॉर वन ईच पार्टनर पर्सनल इनकम टैक्स सेम एज इट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा होगा आपने, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया था कि जो इनकम होती है पर्सनल इनकम टैक्स फॉर्म में होती है, कि जो इनकी पर्सनल इनकम आती है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में भी शायद, जब नेट इनकम आती है, नेट इनकम दो हिस्सों में तकसीम हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? एक होती है रिटेन अर्निंग्स की फॉर्म में, और एक हम लोग लगते हैं शेयर होल्डर्स को पे कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्स, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है? डिविडेंड पे आउट रेशो कहते हैं उसको हम। तो जो उनको डिविडेंड मिलता है, जो उनकी अमाउंट उनको मिलती है, उनकी पर्सनल इनकम उनको मिलती है, उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है, ना कि जो पार्टनरशिप की ओरिजिनल कंपनी की जो अपनी इनकम होती है उसके ऊपर। जबकि जब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे कॉर्पोरेशन वाली साइड पे, उसमें कंसेप्ट होगा डबल टैक्सेशन का। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में और सोल पार्टनरशिप में वन टाइम टैक्स पे करना पड़ता है ऑन द पर्सनल इनकम ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है? ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें आप देखें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दो तरह के पार्टनरशिप के टाइप्स होती है, क्योंकि जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड। जनरल का मतलब है कि जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में फॉर एग्जांपल 3 पर्सन्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, दो की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और एक की लाइबिलिटी लिमिटेड है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी 30% शेयर है, बाकियों की फॉर एग्जाम्पल 50 या 20 है। अगर तो लॉस हो जाता है, ठीक है, तो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स होंगे, ठीक है, जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर्स होगा वो ओनली टू पे अप टू द लिमिट ऑफ 30,000 30% जितने उसके शेयर्स होंगे। अगर एक्स्ट्रा हो जाती है, एक्स्ट्रा लॉस होता है, तो जो जर्नल पार्टनर्स होंगे ही इज लायबल टू पे द अदर डेट्स, ठीक है? वेदर दे हैव सेल देयर प्रॉपर्टी, वेदर दे बोरो समथिंग समवन एल्स, तो इट डिपेंड्स ऑन दिस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं all partners have unlimited liability and are liable for obligation of the partnership, and limited partners क्या होगा, have limited liability to their capital contributions, investors only, at least one general partners is required and all general partners have unlimited liabilities। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। सेम एज इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप देखेंगे, आपको आपके इनके एडवांटेजेस जो है सेम ही नज़र आएंगे। सिंपल होता है बनाना, इसको स्टार्ट करना बहुत सिंपल होता है, बहुत लो कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, सेम लाइक बट एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। रिलेटिवली क्विक सेटअप होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर लिमिटेड पार्टनर्स एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ फॉर अनलिमिटेड पार्टनर्स या जनरल पार्टनर्स। डिफ़िकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल्स, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिफिकल्टी सेम जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। जब हम लोग बात करते हैं कॉरपोरेशंस की, तो हम कहते हैं बिजनेस फॉर्म लीगली सेपरेट फॉर्म इट्स ऑनर, ठीक है?
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब भी कॉर्पोरेशन का वर्ड आपके माइंड में है आए, आपको एक चीज़ अंडरस्टूड होनी चाहिए कि कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है। यहाँ पे आइडेंटिटी का वर्ड यूज़ किया हुआ है, आप आइडेंटिटी का वर्ड भी यूज़ कर। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, इट मीन्स कि उसकी एक अपनी पहचान है। जब भी यहाँ पे एक डिफरेंस है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का, वो क्या है कि जब भी टैक्स पे करने की बारी आती है, जब भी डेट को पे करने की बारी आती है, कॉर्पोरेशंस को इसके शेयर होल्डर से अलग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इट मींस यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी थी लास्ट क्लास में, शायद मैं आपको आगे फर्दर बताती हूँ कि जब भी आप डेट पे करेंगे ना, तो वो जो कॉर्पोरेशन होगी, वो जो कंपनी का लोगो होगा, आप, इट डजंट मीन कि वो जो बिल्डिंग खड़ी है वो पे करेगी, नहीं। वो बिल्डिंग जो खड़ी है, वो जो उसका मोनोग्राम होगा, वो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, वो पे करेगी इस चीज़ का। कोई भी ब्रांडिंग जब आप परचेज करते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी प्राइस कम होती है, अपनी ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होती है उसकी प्राइस कम होती है, उसकी कॉस्ट कम आती है, बट जो वो चार्ज करते हैं कस्टमर से, वो करते हैं अपने ब्रांड का, अपने नेम का। तो वो बेसिकली वो जो चार्ज कर रहे होते हैं, वो उस आर्टिफिशियल आइडेंटिटी का कर रहे होते हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स का वो आता है एक रेट के, यू हैव टू पे योर डेट, तो क्या करती है कॉर्पोरेशंस, जब उसकी टोटल नेट इनकम आती है, बिफोर पेइंग द शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले, रिटेन अर्निंग्स रखने से पहले, जो नेट इनकम आएगी, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। लेकिन जब आप EBIT आ गया, उसमें से अर्निंग आ गई, अर्निंग में से आपने सबसे पहले टैक्स को डिडक्ट करना है, कॉर्पोरेशन टैक्स को डिडक्ट करेगी। फिर आपके पास आता है EB, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT था पहले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब हम लोग आफ्टर की बात कर देंगे तो एक और वर्ड आ जाएगा, इट मीन्स जो आपके पास टैक्स नेट इनकम आएगी वो आफ्टर टैक्सेशन आएगी। तो एक टैक्सेशन इनकम आ गई, फिर उस मतलब एक दफ़ा टैक्स चार्ज हो गया, फिर उसके बाद आप उसको दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, रिटेन अर्निंग्स में, और करते हैं शेयर होल्डर्स में कि शेयर होल्डर्स के डिविडेंड की फॉर्म में जो उनकी डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। तो वो जो आप डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जब शेयर होल्डर्स को इनकम मिल जाती है तो शेयर होल्डर्स अपनी इनकम पे दोबारा टैक्स पे करते हैं, दो दफ़ा। तो डबल टैक्सेशन होती है कॉर्पोरेशंस के अंदर ना, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, इज अकाउंटेड फॉर वन ऑन इनकम टैक्स फॉर्म ऑफ द कॉर्पोरेशंस, कि एक दफ़ा तो ये हो जाता है इनकम टैक्स कॉर्पोरेशंस पे। अब नीचे इसके डिस्कस किया जाएगा, डबल टैक्सेशन का जो मैंने वर्ड यूज़ किया है उसका क्या मतलब है, मैं आगे आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्लास के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछनी है आप लोगों ने मैक्सिमम, ताकि ये मुझे क्लियर हो जाए कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसकी। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स, ऊपर वाले दोनों आपने पढ़े हैं, दोनों में आपने देखा है कि उन दोनों में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी और पार्टनरशिप में भी। जबकि इसका एक बेनिफिट क्या है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। 50,000 का लॉस हुआ है तो जो शेयर होल्डर्स हैं ओनली लायबल फॉर दैट पार्टिकुलर शेयर्स रेशोज। बाकी जितना लॉस हुआ है कॉर्पोरेशन को, जब खुद ही उन्होंने कह दिया है, कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि कॉर्पोरेशन इज द सेपरेट लीगल एंटिटीज। कॉर्पोरेशन अलग है, शेयर होल्डर्स अलग हैं, तो वाई शेयर होल्डर्स आर लाइबल, तो इट मीन्स यू कैन से दैट द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड। उसके बाद इजी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, इसमें ट्रांसफर मीन्स टू से कि फॉर एग्जांपल क्लास में से आपको कोई पर्सन, एक दो तीन आप मिल जाएं, एक कॉर्पोरेशन है आपकी, तो एक पर्सन कहता है उसके 30% शेयर है, वो दो बाकी दोनों को बताए बगैर अपनी शेयर ट्रांसफ़र कर देता है किसी थर्ड पार्टी को, तो दूसरे जो दो पार्टनर्स होंगे वो उससे डिमांड नहीं करेंगे, वाई या उसको सू नहीं करेंगे, उस पर केस नहीं करेंगे कि आपने आपने हमसे पूछे बगैर इस तरह से किया है। तो क्या होगा कि इजीली ट्रांसफ़र आप किसी पर्सन को भी कर सकते हैं, अपने शेयर को सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो सो एंड सो मीन्स टू से कि जहाँ पे देखा जाए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप से जैसे एडवांस की तरफ जाते जा रहे हैं, आपको मज़ीद बेनिफिट्स, मज़ीद कहा जाए कंक्रीट, मज़ीद समराइज वे में बिजनेस नज़र आ रहा है। अनलिमिटेड लाइफ होते हैं, अनलिमिटेड लाइफ का मतलब है, पार्टनरशिप में ये है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, जिसमें एक पार्टनर ने छोड़ा, ऑटोमेटिकली जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ जो आपका बिजनेस है वो वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है, जितना भी आपको डेट वाला पे करना पड़ेगा या बाकी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी वो मिल के करेंगे। बट इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लाइफ है, एक पार्टनर आ रहा है, एक जा रहा है, एक तीनों चले गए हैं, पांच और आ गए हैं, ये अनलिमिटेड लाइफ है जब तक कि पांचों के पांचों मिल के इसको वाइंड अप ना कर दें। ठीक है, किसी एक के आने से, एक के जाने से ये ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ईजियर टू रेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, बिल्कुल बाकियों में मुश्किल था, इसमें आसान है। बाकी दोनों के जो ड्रॉबैक्स थे या डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं।
हाउ दे कैन रेज फंड, हाउ दे कैन रेज कैपिटल, ठीक है, बाय इशूइंग देयर शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, बोनस शेयर्स आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इनके ज़रिए से ये इशू करते हैं और कैपिटल को रेज कर देते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें क्या है, डबल टैक्सेशन। एक दफ़ा कंपनी पे करती है, कॉर्पोरेशन पे करती है, फिर जब पार्टनर्स को मिल जाती है, शेयर होल्डर्स को उनकी इनकम मिल जाती है, फिर उस पर डबल टैक्सेशन पे करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोर डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश, मोर एक्सपेंसिव सेटअप एंड मेंटेन। बाकियों में एक चीज़ थी कि आपको स्मॉलर अमाउंट के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता। लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, जैसे मैंने आपको लाइबिलिटीज के बारे में बताया, सेम जस्ट लाइक इट, ठीक है, इसमें जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू सम एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स। अ बिजनेस फॉर्म दैट प्रोवाइड्स इट्स ओनर कार्ड मेंबर्स विद कॉर्पोरेट स्टाइल्स, लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी एंड द फेडरल टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। तो सेम है जस्ट लाइक, जैसे कि ऊपर हमने पार्टनरशिप की बात की थी, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड पार्टनर्स की, सेम इस तरह से होता है। इसमें भी क्या होता है, जब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़, तो एक ही दफ़ा आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे पार्टनरशिप की दो कैटेगरीज में हमने पढ़ी थी, एक जनरल पार्टनरशिप थे, एक लिमिटेड पार्टनरशिप। जो लिमिटेड पार्टनरशिप है वही एक सब कैटेगरीज होती है सेपरेटली। उसके बाद इसमें क्या होता है, ओनली फर्स्ट टू ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं, तो अनलिमिटेड लाइफ होती है इसकी। जब लाइबिलिटी लिमिटेड है, लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब है कि इसकी कुछ खसूसियात जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलती जुलती हैं कॉर्पोरेशन के साथ। उसके बाद सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, एक सेट स्टैंडर्ड होता है इनकी मैनेजमेंट का, एक प्री प्लान्ड होता है इनका, ठीक है, मैनेजमेंट इनकी। लिमिटेड लाइबिलिटीज आपको क्लियर है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप विदाउट अदर ऑनर पेयर कंसर्न, वही बात आ गई कि आप दूसरे की मर्जी के बगैर अपनी शेयर किसी को भी किसी भी वक्त ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो आप देखेंगे सेम जिस तरह से आपकी कंपनी के थे, इसमें सबसे पहले तो लिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी, सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है, ठीक है। उसके बाद इलिमिनेट डबल टैक्सेशंस। कंपनी में क्या था कि डबल टैक्सेशन करनी पड़ती थी, बट यहाँ पे क्या होता है, एक ही दफ़ा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑनर, नो रिस्ट्रिक्शंस, जितने मर्जी आपके ऑनर हों। ईजियर टू रेज एडिशनल कैपिटल, सेम जस्ट लाइक कॉर्पोरेशंस। डिसएडवांटेजेस के क्या होंगे, लिमिटेड लाइफ, जनरली लाइफ इनकी जनरली जो होती है बड़ी लिमिटेड होती है, जबकि आपने ऊपर पढ़ा था कंपनी की जो कॉर्पोरेशंस की जो लाइफ थी वो अनलिमिटेड लाइफ थी, इसकी लिमिटेड लाइफ है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप डिफ़िकल्टीज़, इसमें जब ट्रांसफ़र आप कर रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की। यहाँ से आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट इस सब्जेक्ट की मैं देने वाली हूँ आपको, वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जैसे मैंने ऊपर आपको सरसरी से थोड़ा सा बताया था, ओवर व्यू दिया था कि अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप है, एक कॉर्पोरेशंस है या एक लिमिटेड कंपनी है, उनमें उनकी कैटेगरीज होती है इनकम की। मैं बार बार जो आपकी जो एक बात थी वो घुमा के उसी तरफ पे लेके आती थी। तो उसका मतलब क्या था कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की जो इनकम है वो 50,000 है, ठीक है, 0 से 50,000 के दरमियान में अगर वो अर्न कर रहा है। पार्टनरशिप आप इसको एक सिनेरियो में नहीं लेंगे, आप हर एक सिनेरियो में लेंगे। तो जो एफबीआर की तरफ से सेट एक रूल है, एक सेट टैक्स रेट है, वो 15% है। 15% आप 50,000 का लेके यहाँ पे लिख देंगे, टैक्स कैलकुलेट हो गया। लेकिन अगर आपकी 50,000 से 75,000 है तो आपको 25% पे करना पड़ेगा। उसके लिए फिर क्या होता है कि 7500 जो आपका 50,000 का आपने 15% लिया, 7500 आया, इसमें आपने प्लस किया इसका रेट 0.25, मल्टीप्लाई आपने किया। मल्टीप्लाई यहाँ पे करने के बाद ये जो आई एंड सी का मतलब है, आई एंड सी का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की जो इनकम है वो 74,000 है, ये 70,000 है। 70,000 लाई करती है 50 और 70,000 में, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 70,000 जितनी इनकम बताई होगी, माइनस ये, इसका मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे जो स्मॉल अमाउंट होगी इसकी उसमें से, ठीक है। मैं अगेन बता रही हूँ, एक एग्जांपल मैं आगे आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी 7500 की समझ आ गई होगी आपको। 50,000 का 5% लिया, यहाँ पे आपके पास टैक्स कैलकुलेशन आ गई 7500। 7500 प्रीवियस आपने उसमें ऐड किया आपने 25% इसका, ब्रैकेट आई एन सी का मतलब है कि जितनी करंट इनकम है, फॉर एग्जांपल 50,000 75,000 के दरमियान जितनी भी इनकम लाई करेगी उस पर 75% है।
अकॉर्डिंग टू मी आई एज्यूम, ठीक है, वो एज्यूम कि 70,000 जो है उनकी इनकम है। तो 70,000 का मतलब है कि यहाँ पे हम 70,000 राइट डाउन करेंगे एंड 70,000 में से आप माइनस करोगे 50,000, ठीक है। तो जब इसको 50,000 में से माइनस करोगे तो फिर एक आपके पास एक इनकम आ जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी तरह से 75 से 1 लाख में से अगर होगी तो फिर उसके ऊपर भी हम इस तरह से कर लेंगे, फिर इस तरह से सो एंड सो। अब ये कुछ रेट हैं डिसाइडेड। अब एक एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं और हम लोग उसमें देखते हैं। लिसा मिलर ऑफ बास्केट वंडर BW इज कैलकुलेटेड द इनकम टैक्सेबिलिटी, ठीक है। मार्जिनल टैक्स रेट, मार्जिनल टैक्स रेट जितने भी ये जो ऊपर रेट दिए हुए हैं, इट्स बेसिकली इट्स वी कैन से दैट इट्स अ मार्जिनल टैक्स रेट। ये जितने भी टैक्स रेट हैं इसको मार्जिनल टैक्स रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमने कैलकुलेट क्या करना है। एक तो हमें पता होना चाहिए, ये टेबल आपके सामने नहीं होगा, ये आपको याद होना चाहिए। एंड एवरेज टैक्स रेट, सबसे पहला तो काम है कि आपके पास एक इनकम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2,50,000 दी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि 2,50,000 पर रेट कौन सा, मार्जिनल रेट टैक्स कौन सा अप्लाई होगा, ठीक है। एक तो आपने चीज़ फाइंड आउट कर ली। सेकेंड आपने क्या करना है, एन एवरेज टैक्स रेट, ठीक है, फॉर द फिजिकल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक। BW में कॉर्पोरेट टैक्सेबल इनकम फॉर द फिजिकल ईयर सो एंड सो। अब आपने 2,50,000 में एक एग्जांपल आपको करके बताती हूँ, उसके बाद असाइनमेंट क्या है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 2,50,000 पहले देखना है कि किस इनकम टैक्स में आ रही है, रेट कितना आ रहा है, मार्जिनल रेट। तो 2,50,000 यहाँ पे देखिए येलो मैंने एक आइकन किया हुआ है। 75,000 से 1 लाख, 1 लाख से 3,35,000, इट मीन्स 2,50,000 इस रेंज में आ रहा है। तो कितने परसेंट मार्जिन रेट अप्लाई होगा, 39%। तो 39% का मतलब है यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेट किया हुआ वैल्यूज़ वो आ गई, ठीक है। उसमें 39% ऐड किया। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 2,50,000 जो नेट इनकम बताई हुई है, जब नेट इनकम जिस पर्सन की आई होगी उसमें से हम लोग माइनस करेंगे मिनिमम अमाउंट, तो इस कैटेगरी की होगी 1 लाख, और फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनकम टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम देखिए यहाँ पे 2,50,000 है, 1 लाख माइनस के आपके पास एक आ गई। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी एवरेज टैक्स रेट को कैलकुलेट करना। मार्जिनल टैक्स रेट आपने बता दिया 39% है। एवरेज जैसे आप क्लास में अपनी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, आप क्या करते हैं, आप 10 मार्क्स को ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर पे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, आपका आ जाता है। तो अब देखें एवरेज आपका इतना बनता है, जबकि FPR आपको कितना चार्ज करे, इतना। तो इट मीन्स आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब इन फ्यूचर आप BBA के स्टूडेंट्स हैं, जब आप इन फ्यूचर जाएँ किसी डिपार्टमेंट में जॉब्स करें, इनकम टैक्स से तो हमारा वास्ता पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, कहीं पर भी चले जाएँ आप, तो आपको कैलकुलेट करना आता हो, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बजाय इसके आप ये कहें कि आपको कोई कैलकुलेट करके दे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। और अब आपकी असाइनमेंट ये है कि मैम आपने बिल्कुल भी समझ नहीं लगी है इसकी। किसकी, असाइनमेंट्स की मैम ये पूरी कैलकुलेशन की नहीं समझ लगी है। कैलकुलेशंस मैंने एक असाइनमेंट्स की फॉर्म में आपका एक ऑडियो बना दी हुई है, मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आपके सीनियर से कर दी है और मैं अभी आपकी जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म होती है वाइंड अप, तो मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है इसमें मैम। क्या होगा कि अभी आप 10 मिनट आपके पास हैं, आप पूछते रहिएगा, मैं बस असाइनमेंट बता दूँ फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, कहाँ से इशू है मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जैसे 2,50,000 था, इस तरह से कुछ इनकम्स लेनी है 5, और 5 इस तरह से आपने लेनी है कि मुख्तलिफ उनके मार्जिनल रेट टैक्स मुख्तलिफ किस्म के हुए। मीन्स टू से आपने फॉर एग्जांपल ले ली 70,000, ठीक है, वो 25% में आ रही है। इसी तरह से जैसे ये 39 में आ रही है, इस तरह से आपने 5 इनकम डिसाइड करनी है अपने पास से, अज्यूम करनी है और बनानी है असाइनमेंट आपने वर्ड पे, ठीक है। वर्ड पे आपने डिसाइड बनाने के बाद इसी तरह से पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें उनकी, उसके बाद मार्जिनल रेट बताएं कि उस पर क्या अप्लाई हो रहा है, फिर एवरेज टैक्स रेट आपने कैलकुलेट करके मुझे उन 5 इनकम्स का वर्ड की फॉर्म में, जो वर्ड की आप बनाओगे असाइनमेंट, उस असाइनमेंट नंबर 1 ही दोगे, उस असाइनमेंट के ऊपर अपना नेम लिखोगे। हर बच्चे अपने नेम, जो असाइनमेंट का नेम है उस फोल्डर का, उस फाइल का जो नेम होगा वर्ड की फाइल का, वो आपका ओरिजिनल नेम होगा। तो आप ये सारे फॉरवर्ड करोगे, जो गर्ल्स हैं वजीहा को करेंगी और वजीहा सारे कलेक्ट करके देगी उमैर को, और उमैर एक जिप फोल्डर में आप मुझे ईमेल करेंगे, और ईमेल आप मुझे करेंगे आपकी जो नेक्स्ट क्लास इसकी जब होगी, उस नेक्स्ट क्लास से पहले 1 घंटा पहले मुझे मिल जाने चाहिए सबके। तो ये आपकी डेडलाइन है, ठीक है। और अब आप बारी बारी अनम्यूट करें और किसी को कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस करें पहले।
जी जी बच्चों, अब पूछो। न्यूमेरिकल में इशू है या किसी सब्जेक्ट में इशू है तो पूछें आप। जी मैम, मेडिकल के अंदर ये इशू है, वही समझ नहीं आया। न्यूमेरिकल में कहाँ पे इशू आ रहा है आपको? मैम जो आपने ये ऊपर बताया है ये समझ नहीं आई। अ, मतलब ये वाला नहीं, जिससे पहले है। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये देखो। जो आपने मैम कहा याद मैम करना है ये हमने, इसकी समझ नहीं आई आपको? उससे ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देखो। अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक सिंगल ओनर है, पार्टनरशिप बिजनेस है, या कोऑपरेटिव कोई भी बिजनेस है, अगर एक जो पर्सन है, जो एक शेयर होल्डर है या जो ऑनर है, उसकी जो सैलरी है वो 0 से 50,000 अगर है ना, तो फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 सैलरी है, और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ और मैं आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ, तो आप क्या करोगे? आप अपने हेड पे एक दफ़ा चेक नहीं करोगे कि आप 15% आप जो मेरी सैलरी है वो किस रेंज में आ रही है, कितने परसेंट रेट अप्लाई होगा? एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आप चेक करें कि इस पर्सन इस सैलरी से इस सैलरी के रेंज में अगर मेरी सैलरी है तो मुझे 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। आप अपने हेड पे क्या करोगे? 50,000 का 15% लोगे, आपके पास एक सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब सैलरी किस तरह से आएगी? यहाँ पे देखें, सबके साथ 7500 कुछ है, स्टार्टिंग में नहीं है। 0.15 लिखा आपने, मल्टीप्लाई आई एन सी का मतलब है जितनी आपकी सैलरी है। अज्यूम आपकी सैलरी फर्स्ट सेक्टर में आ रही है 40,000, तो आप 40,000 लिखोगे, माइनस करोगे जीरो, क्योंकि इसकी जो इनिशियल वैल्यू वो क्या है? जीरो। निकल आई आपके पास। नेक्स्ट में आप क्या करोगे? नेक्स्ट आप जो प्रीवियस निकली होगी आपकी सैलरी, जो प्रीवियस आप लोगों की निकली होगी इनकम टैक्स की अमाउंट 7500, उसमें प्लस करोगे 0.25, इस सेक्टर का रेट है। आईएनसी का गेन मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी है वो 70,000 है, यहाँ पे 70,000 लिखोगे, माइनस 50,000 जो इसकी इनिशियल वैल्यू है। इस तरह से आप बारी बारी कैलकुलेट करते जाओगे, और कैलकुलेट करने के बाद फिर आप जो है इस तरह से अपनी जो जिस 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 सेक्टर में या जिस कैटेगरी में आपकी सैलरी लाई करी, उस अकॉर्डिंग, उस रेट के अकॉर्डिंग आप अपना रेट अप्लाई करोगे। अब जहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, मैंने आपको कहा 2,50,000 है, तो 2,50,000 किस सेक्टर में लाई करती है? इसमें 1 लाख और 3,35,000 में। तो अब इसमें आप क्या करोगे? आपको पता चल गया आपका मार्जिनल रेट जो अप्लाई होना है 39% होना है। ठीक है, अब ये चीज़ सेम एज इट इज़ है, सिर्फ आईएनसी आपका चेंज हुआ, कितना हुआ? 2,50,000, और उसमें से आपने माइनस कर दिया 1 लाख। इनकम टैक्स लायबिलिटी निकल आई आपकी। इसी तरह से अब आपने जी मुख्तलिफ किस्म की इनकम लेनी है और मुख्तलिफ किस्म के रेट अप्लाई करने हैं। 5 इनकम लेके उसमें मुख्तलिफ किस्म के 5 रेट अप्लाई करने हैं अकॉर्डिंग टू एफबीआर रेट जो यहाँ पे गिवन है। क्लियर हो गया? जी मैम। हो गया है कि नहीं हुआ अभी? जी मैम, हो गया। हो गया। इसके अलावा किसी को इशू है? बच्चे पूछ लो, मैं बार बार कह रही हूँ, जब मैंने क्विज में मैंने पूछा फिर मैं मार्क्स कट करूंगी आपके। जी मैम एक दफा प्रैक्टिकल करेंगे ना, अब खुद इसको फिर ठीक से समझ आ जाएगी, जो थोड़ी बहुत कमी रहती है वो भी पूरी हो जाएगी। सही हो गया। और इसके अलावा थेरी में किसी को इशू जो ऊपर हमने पढ़ा हो? वो दोबारा अगर कोई इसे रीड आउट करेंगे ना, अगर कोई इशू हुआ थोड़ा बहुत, तो दोबारा से जो आपने लेक्चर अपलोड करना है वहां से क्लियर हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। हाँ, आप जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ वहाँ पे जाके व्यूज़ भी करें, क्योंकि जो बच्चा व्यूज़ करेगा मुझे वहाँ पे उनका आईडी शो हो जाएगा। अटेंडेंस खाली यहाँ पे शो नहीं होनी, वहाँ पे भी होनी है। तो वहाँ पे भी जाके आप जो है अपना अपना शो ऑफ करें मुझे वहाँ पे। ठीक है ना? तो मुझे आइडिया हो जाएगा कितने बच्चों ने देखा है लेक्चर्स को, क्योंकि अभी तक जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं आपकी क्लास में से किसी पर्सन ने नहीं देखा। मैम अटेंडेंस तो हो रही है ना, कि हम लेक्चर्स जो ले रहे हैं अब ये कंपलसरी है कि वहां पे भी जरूर लेक्चर लेने हैं? वहाँ पे भी जाओ ना बच्चे, वहाँ पे मुझे पता तो चले कि कितने बच्चों ने सुना है, क्योंकि क्लास में बहुत से बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, फिर एब्सेंट मीन्स उससे आप कनेक्ट होते हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब मैं पूरे लेक्चर में साथ साथ आपको एडमिट ही करती रही हूँ। ठीक है ना? तो आप, मुझे नहीं पता चल रहा, वीडियो को सामने होते मेरे सारे बच्चे तो मुझे पता होता कि कौन सा बच्चा लाइव बैठा हुआ है। आप लेक्चर ऑन करें, एडमिट हो जाओ, साइड म्यूट होकर अपने आप को साइड पे कर लें। तो आप इसी चीज़ पे रहें कि अटेंडेंस शो हो गई है, हम अब यूट्यूब से लेक्चर सुन लेंगे। तो क्लास में पार्टिसिपेशन तो करें ना, जिस तरह से क्लास में लाइव में आप कर रहे होते थे, ताकि मुझे पता चल जाए। नहीं,
मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारा लेक्चर जो है यहीं से हम सारा कवर कर रहे हैं इसी लेक्चर से, जूम से ही, तो फिर भी जरूरी है कि यूट्यूब से भी हमें लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, जो तो बच्चे कर रहे हैं ना वो मेरी नज़र में है, जो क्वेश्चनिंग करते हैं पूछते हैं मेरी नज़र में हो। जो बच्चे नहीं करते तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना कि उन्होंने लेक्चर सुना भी है कि नहीं सुना, क्योंकि जी क्लास में वो घूस्ट बने हुए हैं। तो फिर बिल्कुल। यूट्यूब भी तो ऐसे ही ना, वहाँ पे भी जाके ऐसे शो करें वो, मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना बच्चे। जी ठीक है, अब इसके अलावा बॉयज़ किसी को कोई मसला है? उमैर, मैम अटेंडेंस ले लें आप। उमैर बच्चे आप स्नैपशॉट ले लिया आपने अटेंडेंस का? उमैर प्रेजेंट है क्लास में? बच्चे मुझे बताओ अटेंडेंस ले लिया आपने सबकी? जी मैम ले ली है। अब मुझे बताएं क्लास में क्लास में हो जाएगी मैम, हो जाएगी अटेंडेंस। चलिए, अब आपने क्या करना है, आपने दोनों भेज दें। समझ नहीं आ रही की करते। आपने मुझे आज की अटेंडेंस भी काउंट करके एक्सेल की उसी फॉर्मेट में भेज देनी है विद डेट। ओके मैम। ओके बच्चों, इसके अलावा कोई इशू है तो डिस्कस कर लें, अभी भी 1 मिनट है आपके पास। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग पे मैंने क्विज स्टार्ट कर देना है आपका। चले, नहीं है कोई इशू। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।